दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी जान फूंक दूं कि भाई मैं कुछ इस तरह से आपको आज समझाऊं इस वीडियो में कि आपके सारे फंडे, सारा कंसेप्ट आपका कुंडली को लेकर क्लियर हो जाए। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा, अगर इस वीडियो में आपको वास्तव में लगता है कि कुंडली से रिलेटेड नॉलेज आपको मिली है, यह जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन से सभी कष्टों को निकाल कर बहुत दूर फेंक सकता है। देखिए, अगर आपने कुंडली विवेचन करना सीख लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस दौर में, इस समय में मेरी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वो दशा मेरे लिए फलदायक है, वो दशा मेरे लिए योग कारक है, यानी अच्छे फल देगी या बुरे फल देगी। उसके अकॉर्डिंग आप पूजा कर सकते हैं उस ग्रह की, उसकी जो स्थिति है उसको सुधार सकते हैं। और अगर कोई ग्रह ऐसा है जो योग कारक है लेकिन डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए सक्षम नहीं है, पावर नहीं है, तो आप रत्नों के माध्यम से उसकी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुंडली एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उनके जीवन में भी कष्टों का निराकरण हो पाएगा। और अगर आप माध्यम बने इस चीज के, तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप किसी भी इंसान की अगर खुशी का माध्यम बनते हैं तो उसका फल आपको 100% मिलता है। जैसे किसी के दुख का कारण अगर आप बन गए तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, और किसी के सुख का कारण बन गए तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये साइंस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये विज्ञान है। पूरी गणित इस पे टिकी हुई है। और इस चीज को आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए, मनन करके देखिए, जिस चीज के बारे में, जिस ग्रहों की स्थिति के बारे में, जिनकी डिग्री के बारे में, उनकी स्पीड के बारे में, वह कितने साल में, कितनी देर में सूर्य का चक्र लगा लेते हैं, इसके बारे में विज्ञान आज खोज कर रही है। इस बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से 5000 साल पहले ही कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति लिख दी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा गौर से डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास पूरा साइंस, पूरी साइंस की नॉलेज थी, ग्रह नक्षत्रों की पूरी नॉलेज थी, 101% नॉलेज थी। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि यह विज्ञान जो है, ये जो ज्योतिष विज्ञान है, ये हमारे जीवन पर असर डालता ही डालता है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखा है और उसको समझने की कोशिश करी है, और अगर कोई कंफ्यूजन्स हैं तो आज वो सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। और 100% मान लीजिए, आप 95% आज ज्योतिष बन जाएंगे। कुछ बारीक पॉइंट और हैं, कुछ छोटी बातें और हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे और बता दूंगा वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि अगर ये टॉपिक उनके दिमाग में फिट हो गया, उन्हें समझ में आ गया, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँ, पहले ही वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको समझा चुका हूँ कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ लग्न कुंडली के बारे में। लग्न कुंडली यानी कि आपकी कुंडली जो कंप्यूटर से बनी है, या फिर आप मोबाइल में देख रहे हैं किसी एप्लीकेशन में, या मैनुअल बनी हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखना है जहां आपकी कुंडली में लग्न लिखा है या ऊपर लिखा है लग्न कुंडली, या पूरा लग्न लिखा है, या फिर लय और डॉट लिखा है, तो वो लग्न कुंडली का मतलब हुआ कि आपका जब जन्म हुआ तो ग्रह किस स्थिति में थे, वो यहां पर प्रिंट हो गई। वो स्थिति कितने डिग्री में थे, किस स्थिति में थे, कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा था, उसके अकॉर्डिंग यह पूरी स्थिति यहाँ प्रिंट हो गई, वह लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली जब हम देखते हैं, विवेचन करते हैं, इसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह अभी हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, तो हमें कुछ बातें और देखनी होती है। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज आपको देखनी है राशियां, कि आपकी कुंडली में कौन से घर में कौन सी राशि बैठी है। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने यहाँ 1H लिखा है, 2H लिखा है, 3H लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पहला हाउस है, पहला घर है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। यह अपनी जगह चेंज नहीं करते। 1 से लेकर 12 तक हाउस होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं।
इनके फल भी फिक्स रहते हैं। जैसे पहला हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो चरित्र का है, हमारे स्वभाव का है, हमारे शरीर का है। सेकंड हाउस जो है वो हमारे कुटुंब का है, यानी कि हमारे परिवार, साथ साथ में वाणी का है, धन स्थान भी है। तीसरा जो स्थान है वह कर्म स्थान है, जो हम मेहनत करते हैं, हमारी जो एक्साइटमेंट लेवल होता है काम के प्रति, हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, डिजायर होती है, वो सारी चीजें यहाँ से देखते हैं। इसके साथ साथ में यह वाहन का स्थान है, मकान का स्थान है, और इसके साथ में ये प्रॉपर्टी का स्थान है और माता का स्थान भी है। तीसरा स्थान जो है वो छोटे भाई बहन का स्थान भी है। इसके बाद ये संतान का स्थान है, यानी आपके बच्चों का, आपके जो संतान होगी उनका। साथ साथ में लव अफेयर का ये स्थान भी है। इसके साथ साथ में ये जो फिफ्थ हाउस है वो है शिक्षा का, आपके एजुकेशन का। सिक्स्थ हाउस है वो है जॉब का, कि आप किसी के अंडर में जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में यह बुरा भाव भी माना जाता है, क्योंकि जॉब के साथ यहाँ पर तीन चीजें और जुड़ी है, वो है रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना। यह सिक्स्थ हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता। देन उसके बाद सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है, डेली वेजेस का है। एट्थ हाउस जो है वो भी बुरा स्थान माना जाता है, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान है। इसके बाद नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, भाग्य जो आपका बनता है या भाग्य उदय होता है उसका है, और साथ साथ में पिता का है। टेंथ हाउस जो है यहाँ पर वो आपका कर्म का है, प्रोफेशन का है, किस तरह का काम आप करेंगे, किस तरह का बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, आप कंसल्टेंसी का काम करेंगे, क्या करेंगे। इलेवेंथ हाउस जो है वो है लक्ष्मी स्थान, इस कर्म से जो पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, वो लक्ष्मी स्थान ये है। और साथ साथ में बड़े भाई बहनों का स्थान भी है। और ट्वेल्थ हाउस भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि यह है व्यय का स्थान, खर्चे का स्थान, जो हमारे खर्चे होते हैं उसका स्थान है, लेकिन विदेश सेटलमेंट का स्थान भी है। तो इस तरह से इस पूरी कुंडली में तीन ऐसे स्थान है जो अच्छे नहीं माने जाते। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये तीन ऐसे स्थान हैं जो बुरे स्थान माने जाते हैं। बाकी सबकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि उनसे हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता ही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सी राशि किस घर में बैठी है। 12 ही घर हैं और 12 ही यहाँ पर राशियां हैं, और यह राशियों के स्वामी हैं, उनके मालिक हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि यहाँ बैठी है। हाउस वही रहेगा, लिखा हुआ 3 नंबर होगा। ये हाउस मैंने बताने के लिए आपको लिखा है, क्योंकि ये फिक्स रहता है। यहाँ पर नंबर लिखा होगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2। इस तरह से यहाँ पर सीरीज होगी। अगर 4 नंबर लिखा है तो यानी कि लग्न जो है वो कर्क राशि का लग्न है, यानी लग्नेश जो कहलाएंगे इस कुंडली के, वो कहलाएंगे चंद्रमा। यहाँ लिखा होगा 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इस तरह से यहाँ पर आपके जो आपकी कुंडली है उसमें ये मेंशन होगी चीज, आप देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चीज समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सेवंथ, 7 नंबर, तो यहाँ 7 नंबर यानी कि लग्नेश हुए यहाँ पर शुक्र देव, क्योंकि 7वें नंबर की राशि है तुला। हाउस वही रहेगा, चरित्र तुला राशि से रिलेटेड होगा, स्वभाव शरीर की बनावट तुला राशि से रिलेटेड होगी। सेकेंड हाउस में फिर यहाँ पर जो राशि होगी 8वें नंबर की होगी। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक। उसके बाद तीसरा जो हाउस है उसमें लिखा होगा धनु, 9 नंबर, 9 नंबर की राशि यहाँ होगी, क्योंकि धनु है और बृहस्पति देव। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा 10 नंबर, शनिदेव। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर यहाँ पर लिखा है 10 नंबर यानी मकर राशि और उसके स्वामी शनि है, तो ये जो डिपार्टमेंट है वाहन का, मकान का, माता का, वो सारा डिपार्टमेंट मिला है शनिदेव को। तो इस तरह से हम कुंडली में पता करते हैं कौन सी राशि को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। हाउस जो है फिक्स रहते हैं, वो बदलते नहीं है। उसके बाद हम सेकंड चीज जो देखते हैं, वो लग्न कुंडली में लिखा होता है अंश या डिग्री, यानी कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब राशियों राशियों की जो यहाँ पर सीक्वेंस है वो तो फिक्स है, लेकिन ग्रह अलग अलग जगह बैठते हैं। यानी कि मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है, एक जगह बैठा होगा, लेकिन उसकी डिग्री कितनी है, यानी उसमें पावर कितनी है। तो वो पावर हम डिग्री से देखते हैं। 0 से 6 डिग्री जो है वो 25% रिजल्ट देती है। 6 से 12 50, 12 से 18 100% रिजल्ट देती है। 18 से 24 24 50%, और 24 से 30 25%। अगर कोई ग्रह आपका 1 से 2 डिग्री है या 29-30 डिग्री है तो वो 0% रिजल्ट देगा, यानी कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो इस कुंडली में अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है जो मारक है, जो बुरे प्रभाव देने वाला है, अगर उसकी डिग्री कम है, इसके आसपास है, तो वो आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो आपको बुरे परिणाम देने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें बल नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रह योग कारक है और उसकी डिग्री कम है तो वो आपके लिए बुरा हुआ,
क्योंकि वो योग कारक है, आपके लिए अच्छा ग्रह है, आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। दोनों ही चीजें यहाँ पर लागू होती है। तीसरा आपको देखना है ग्रहों की शत्रुता और मित्रता। दो तरह की कैटेगरी के ग्रह हैं यहाँ पर, एक देव ग्रह, एक दानव ग्रह। देव ग्रह की जो लिस्ट है उसमें मंगल देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है, बृहस्पति देव है। दानवों की जो लिस्ट है उसमें शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव। शुक्र देव जो है वो हम जानते हैं दानवों के गुरु हैं, और बृहस्पति देव जो है वो देवताओं के गुरु। अब यहाँ पर बुध देव मैंने लिखा है बीच में, इसके पीछे कारण है। देखिए, शुक्र शनि राहु केतु आपस में मित्र है, मंगल सूर्य चंद्र बृहस्पति आपस में मित्र है, और ये दोनों टीमें आपस में शत्रु है। तो ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये शत्रु लाइन है। अब बुध देव की मित्रता किससे है? जितने भी रेड साइन है उन सबसे मित्रता है, यानी बुध देव की इन सबसे मित्रता है। बुध देव की यहाँ पर दो से मित्रता है, दो से शत्रुता है। जो ब्लैक लाइन जा रही है वो यहाँ पर शत्रुता है, यानी चंद्र देव से इनकी शत्रुता है, मंगल देव से भी इनकी शत्रुता है, और सूर्य देव और बृहस्पति देव से इनकी मित्रता है। देन उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। कुंडली विवेचन में हमको ये पॉइंट देखने के बाद कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, कौन से नंबर के हाउस में बैठा है, ये सारी चीजें देखने का, मित्रता शत्रुता देखने के बाद, डिग्री देखने के बाद आपको देखना है गोचर। अब गोचर क्या है? गोचर का मतलब हुआ एट प्रेजेंट, अभी इन दिनों ग्रह कौन सी स्थिति में चल रहे हैं, कौन से राशियों में चल रहे हैं, उसका भी हमें विवेचन करना पड़ता है कुंडली देखते समय। तो वैसे मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली बनाई है शनिदेव, क्योंकि अभी मार्गी हुए हैं और धनु राशि में आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, अभी वृश्चिक में चल रहे हैं। तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि गोचर क्या है। गोचर मतलब एट प्रेजेंट ग्रहों की स्थिति, वो हमारे ऊपर जो प्रभाव डालते हैं उनका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारे जीवन पर असर पड़ता है। ये लग्न कुंडली है, ये जन्म हुआ था तब के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं, और गोचर की स्थिति को भी देखना होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। गोचर का लेकिन मतलब हुआ एट प्रेजेंट ग्रह कहाँ चल रहे हैं। उसमें भी चार ग्रह ही देखे जाते हैं। कौन कौन से? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और बृहस्पति देव, क्योंकि ये ज्यादा समय तक कुंडलियों में बैठते हैं, राशियों में बैठते हैं। ज्यादा समय तक राशियों में ये आगे चलने की स्थिति में कम आते हैं और बैठते ज्यादा है। बाकी ग्रह जो स्पीड में चलते हैं, जैसे सूर्यदेव स्पीड में चलते हैं, 1 महीने के आसपास का इनका टाइम पीरियड होता है राशि चेंज करने का। चंद्रदेव स्पीड में चलते हैं, वो तो 2.25 दिन में ही राशि को चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो बुध देव है वो भी स्पीड में चलते हैं, सूर्य और बुध देव की लगभग स्पीड एक जैसी है। देन उसके बाद जो शुक्र देव है 40 से 45 दिन, और इसके अलावा जो मंगल देव है उनकी भी लगभग इतनी स्पीड रहती है। तो ये फटाफट राशियां चेंज करते हैं, तो गोचर में इनका प्रभाव इतना नहीं पड़ता, वो हम लोग नहीं देखते। हम लोग राहु देव केतु देव देखते हैं, क्योंकि 18 महीने में राशि परिवर्तित करते हैं। शनि देव देखते हैं, क्योंकि ये तो 7.5 साल तक असर दिखाते हैं, 2.5 साल में राशि चेंज करते हैं, लेकिन असर 7.5 साल तक रहता है, जिसे 7.5 ही कहते हैं। और बृहस्पति देव 13 महीने में राशि चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से गोचर की स्थिति देखना जरूरी होता है चार ग्रहों की। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दशा। दशा मतलब हुआ अभी एट प्रेजेंट कौन से ग्रह की दशा चल रही है आपकी कुंडली में। तो दशा कैसे देखते हैं वो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। जैसे ही आप अपनी कुंडली देखेंगे मैनुअल, तो उसमें दशाएं लिखी होती है कि जन्म हुआ तो इस समय से इस समय तक कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी और कौन से ग्रह की प्रत्यांतर दशा चल रही थी। देन उसके बाद अभी एट प्रेजेंट इस साल से 10 साल आगे तक या 15 साल आगे तक या 5 साल तक कौन से ग्रह की दशा चलेगी, उसके अंदर प्रत्यांतर दशा कौन सी चलेगी, वो भी आपको कुंडली, सॉफ्टवेयर कुंडली से ही पता चल जाता है, मैनुअल कुंडली से ही पता चल जाता है। तो हमें देखनी होती है दशा। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं दृष्टि। देखिए, कोई भी ग्रह है उसकी दृष्टियां होती है 7वें नंबर की कंपलसरी, यानी फिक्स। कोई भी ग्रह यानी कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सबकी 7वीं दृष्टि होती है, यानी जहां वो बैठते हैं उसके बिल्कुल सामने जरूर देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राहु देव पहले घर में बैठे हैं, तो पहले घर में राहु देव अगर बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि कौन सी हुई? यहीं से गिनना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो 7वें नंबर का घर है उसमें वो दृष्टि डालेंगे और यहां भी असर करेंगे, यहां बैठने के साथ साथ यहां भी असर करेंगे। देन उसके बाद मान लीजिए कि राहु देव अगर यहाँ बैठे हैं या बुध देव यहाँ बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इनकी भी 7वीं दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ बैठे हैं बुध देव तो 7वीं दृष्टि यहाँ भी डालेंगे, इस डिपार्टमेंट को भी एक्टिव करेंगे वो।
इसके साथ साथ में सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि तो होती है, लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास दो दो दृष्टियां एक्स्ट्रा होती है। गुरुदेव, राहुदेव और केतुदेव, इनके पास 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा कौन सी है सातवीं के बाद? पांचवी और नौवीं। इसका अर्थ क्या हुआ समझिए, यहाँ गुरुदेव बैठे हैं या यहाँ राहुदेव बैठे हैं या यहाँ केतुदेव बैठे हैं, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो उनकी सातवीं दृष्टि तो सामने वाली हो गई। अब पांचवी दृष्टि कौन सी हुई? 1 2 3 4 5, यानी कि इस हाउस में भी वो दृष्टि डालेंगे, यानी शिक्षा और बच्चे वाले हाउस में भी दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति देव अगर यहाँ बैठकर शिक्षा और बच्चे के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो उनके पुत्र के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव पुत्र योग के योग कारक ग्रह हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन देखी जाती है, वो और डिटेल में हम बात करेंगे। नौवीं दृष्टि भी देखी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस 9th हाउस को भी वो देखेंगे। अगर मान लीजिए यहां बृहस्पति देव बैठे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाउस वही है लेकिन दृष्टि जो है वो चेंज होगी। कैसे? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहां पड़ी 6th हाउस में, एक घर आगे आ गई, और सातवीं दृष्टि कहां पड़ी? यहां पड़ी, और जो नौवीं दृष्टि है वो कहां पड़ेगी? एक हाउस आगे यहाँ पड़ेगी। कैसे? यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ अपनी वो नौवीं दृष्टि डालेंगे अपने गुरुदेव यानी बृहस्पति देव। अब शनि देव भी इसी तरह से, तीसरी दृष्टि है उनके पास, 10वीं दृष्टि है, और मंगल देव के चौथी और 8वीं दृष्टि भी है सातवीं के बाद। यानी कि अगर मंगल देव की मैं बात करूं, मान लीजिए 12वें घर में मंगल देव बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि तो है ही उनके पास। सातवीं कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां बैठकर वो इस घर को भी एक्टिव करेंगे। इस घर के जो प्लैनेट बैठा है इस घर में उससे भी उनका क्या कनेक्शन है वो भी यहाँ देखा जाएगा। इसके बाद मंगल देव की दृष्टि कौन सी है? चौथी भी है, तो 1 2 3 4, यानी इस हाउस में भी वो अपना असर दिखाएंगे। और एक और दृष्टि है उनके पास 8वीं, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस 7th हाउस को भी मंगल देव देखेंगे, यानी पत्नी स्थान, पार्टनरशिप स्थान, डेली वेजिस का स्थान, इस स्थान को भी मंगल देव यहाँ पर देखेंगे अपनी दृष्टि से। तो ये हो गई छठी चीज, दृष्टि। तो हमें कुंडली देखते समय इन चीजों को देखना ही है, साथ साथ में ग्रहों की उच्च स्थिति, नीच, यानी कि किस राशि में वो कंफर्म उच्च के होंगे, यानी अच्छे परिणाम देने के बाध्य होंगे। उच्च का मतलब हुआ कि इस राशि में वो सदैव उच्च के ही परिणाम देंगे, और नीच का मतलब हुआ इस राशि में अगर ये ग्रह बैठा है तो नीच का ही परिणाम देगा, भले वो उसका मित्र हो या शत्रु हो। और इस चार्ट को मैंने जब अभी थर्ड पार्ट में बताया था तो कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि कमेंट्स आए उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि हल्का फुल्का कंफ्यूजन है। मैंने जब ये लग्न कुंडली बनाई तो यहां पर मैंने सूर्यदेव लिखा था, उसके सामने मैंने लिखा था शनिदेव, यहाँ पर चंद्रदेव लिखा था। तो सबने ये सोचा कि ये मेष लग्न की जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग उच्च की और नीच की स्थिति है, यानी मेष लग्न की कुंडली में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा नहीं है, यह जो स्थिति मैंने बताई है यहाँ पर उच्च की और नीच की, यह सभी राशियों में, भले कोई से भी लग्न की राशि हो उसमें ये बिल्कुल फिक्स है। अगर मान लीजिए किसी भी कुंडली में, 1000 कुंडलियों में कोई भी कुंडली आप उठाते हैं, उसमें मान लीजिए मकर राशि के अंदर, मकर राशि का मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां से आप देखिए 10 नंबर की राशि है मकर राशि, यानी आपकी कुंडली में कहीं भी यहां पर 10 नंबर लिखा है, इस हाउस में 7th हाउस में 10 नंबर लिखा है, तो यहां आप समझ लीजिए मंगल देव अगर बैठे हैं तो वह अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि मकर में वह सदैव उच्च के हो जाते हैं। और यहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर कर्क लिखा उसमें मंगल देव बैठे तो वह नीच के हो जाएंगे। अब इस चीज को फिक्स कर लीजिए, ये फिक्स है सभी राशियों पर, सभी लग्न राशियों की कुंडली पर यह फॉर्मूला फिक्स है, यह चेंज नहीं होता है। यानी कहीं भी शनिदेव तुला राशि में बैठेंगे तो अच्छे ही परिणाम देंगे, और शुक्र देव अगर मीन राशि में बैठेंगे, जबकि मीन राशि जो है बृहस्पति देव की है, ये देखिए आप बृहस्पति देव की है, यानी कि उनके शत्रु की है, शत्रु डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शुक्र देव मीन राशि में सदैव अच्छा परिणाम देंगे, वो बाध्य हैं अच्छे परिणाम देने के लिए। और इसके सामने वाली राशियों में अगर वो बैठेंगे तो बुरे परिणाम देंगे, यानी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो यह पूरा फॉर्मूला जो है वो देखना पड़ेगा लग्न कुंडली का विवेचन करने से पहले। उसके साथ साथ में आपको क्या देखना है, कुछ चीजों का और आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज, राशि परिवर्तन योग। यह योग क्या है? अगर कोई भी ग्रह
राशियों को परिवर्तित करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेष राशि यहां लिखी है और मेष राशि के बिल्कुल सामने यहां पर लिखी है तुला राशि। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेष राशि यहां लिखी है, मैं आपको लिख के ही बता देता हूं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां 1 लिखा है, यहां मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया, ठीक है। और यहां पर लिखा है 7th, या आप इसको अगर चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाउस के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन नहीं चलती, अलग भी चलती है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है यानी मेष लग्न, और 7वां नंबर यानी तुला राशि यहाँ पर आई और यहाँ पर आ गई हमारे मेष। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मंगल देव यहाँ बैठे और शुक्र देव यहाँ बैठे, इस कुंडली में आपने देखा मंगल देव इस हाउस में बैठे, शुक्र देव इस हाउस में बैठे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां देखिए आप, ये 7 नंबर की राशि है तुला, वो तुला राशि जो है उसमें मंगल देव बैठ गए, और यहां पर 1 नंबर की राशि यानी कि मेष, उसमें बैठ गए शुक्र देव, यानी ये एक दूसरे की राशियों में बैठे। तो भले ये शत्रु हैं, भले एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं। इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग, ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देन उसके बाद विपरीत राजयोग क्या होता है, विपरीत राजयोग को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर हाउसेज है 6, यहां पर हाउसेज है 6, 8 और 12। ये देखिए, ये जो हाउस है, इस हाउस के अंदर सदैव यह कहा जाता है कि ये अच्छे रिजल्ट नहीं देते, ये बुरे घर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी राशि इस घर में बैठी है, कोई भी राशि, और उसका मालिक इन्हीं भावों में बैठ जाए, इनमें से किसी भी एक में बैठ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर यह विपरीत राजयोग बनता है, यानी वो ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लीजिए कोई लग्न कुंडली है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी लग्न कुंडली है, उस लग्न कुंडली, इसी लग्न कुंडली को अगर मैं लेना चाहूँ या और कोई लग्न कुंडली लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, यानी कि 6 नंबर की लग्न कुंडली, 6 नंबर का यहाँ मतलब कन्या, कन्या लग्न कुंडली बना रहा हूं मैं यहाँ पर 6, यहाँ लिखता हूं मैं 7th, यहाँ लिखता हूँ 8, यहाँ लिखता हूँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप इस चीज को समझिए, मैंने ये जो कुंडली ली है यहाँ पर, मैंने जो यहाँ पर कुंडली ली है वो ली है यहाँ पर मैंने कन्या लग्न की, यानी कि इस लग्न कुंडली के मालिक हुए बुध देव। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो है मेष, यानी मेष राशि पहले हाउस में, ये बुरे रिजल्ट देगी क्योंकि बुरा हाउस है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए इसके जो मालिक है, मेष के मालिक है मंगल, वो बैठ गए 12th हाउस में, 12वें घर में। तो यहां पर यह विपरीत राजयोग बन गया, क्योंकि बुरे घर का मालिक बुरे घर में बैठ गया। अगर बुरे घर का मालिक बुरे घर में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। उस कंडीशन में मंगल सदैव अच्छे परिणाम देंगे, इनकी महादशा जब आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, तो वे अच्छे परिणाम देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए 5th नंबर यहाँ लिखा है, 5th नंबर का मतलब हुआ यह सूर्य देव, यानी कि सिंह राशि जो है वो 12th हाउस में, 12वें घर में सिंह राशि है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर सूर्य देव यहाँ बैठे तो सूर्य देव बुरे परिणाम देंगे, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट वाला घर है। तो उस कंडीशन के अंदर भी विपरीत राजयोग बन गया। क्यों? क्योंकि 6, यहाँ पर देखिए 6, 8 और 12, इनका जो इन राशियों का जो मालिक है वो 6, 8, 12 में से ही किसी एक राशि में बैठ गया। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी अगर सूर्य देव बैठे हैं, क्योंकि वह 12वें घर के मालिक है, 12वें घर के जो मालिक है वो है सूर्य देव की राशि यानी कि सिंह, और सूर्य देव बैठ गए 8th हाउस में, यानी बुरे घर के मालिक बुरे घर में बैठ गए, तो विपरीत राजयोग बन गया। ये भी अच्छे परिणाम यहाँ देंगे, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। इसके बाद सूर्य के साथ अस्त अवस्था, ये चीज भी देखी जाती है। सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा है और वो कहीं अस्त तो नहीं हो गया, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा डीपली आपको समझना पड़ेगा। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में तो है, अच्छे घर में बैठा है,
अच्छे योग बना रहा है, लेकिन कहीं सूर्य के साथ अगर अस्त हो गया तो वो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। देन उसके बाद आपको देखनी है युति। युति का क्या मतलब होता है? युति का मतलब होता है दो ग्रहों का या तीन ग्रहों का एक साथ बैठना या ज्यादा का एक साथ बैठना। मान लीजिए ये 10th हाउस है और आपकी कुंडली में शनि देव और साथ साथ में शुक्र देव, ये साथ बैठे हैं, तो यह इनकी आपस में हो गई युति। इसके साथ साथ में मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर बृहस्पति देव और यहीं पर सूर्य देव साथ बैठ गए, तो यह हो गई सूर्य देव और बृहस्पति देव की युति। या एक और एग्जांपल लेता हूं, ये 9th हाउस है और 9th हाउस के अंदर मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए बुध देव और सूर्य देव साथ बैठ गए, तो यह हो गई इनकी युति। या तीसरा एक और ग्रह बैठ गया यहाँ पर, मान लीजिए राहु देव, तो ये इनकी हो गई युति। यानी दो या दो से अधिक ग्रह जब एक ही बॉक्स एक ही हाउस में बैठते हैं तो वह युति कहलाती है। इस पर रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। प्रतियुति का मतलब होता है, मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि जहां डाल रहे हैं, सातवीं दृष्टि से जहां देख रहे हैं, वहां कौन सा ग्रह बैठा है वो प्रतियुति कहलाती है। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर बैठे हैं एक एग्जाम्पल के लिए मंगल देव, तो मंगल देव पहले घर में बैठे हैं, पहले हाउस में बैठे हैं, और यहां पर बैठे हैं शुक्र देव, तो यह इनकी आपस में कहलाएगी प्रतियुति। यानी कि सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातवीं जो दृष्टि पड़ रही है वह कहलाएगी प्रतियुति। एक और एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, मान लीजिए यहां पर बैठे हैं चंद्रदेव, सेकंड हाउस में बैठे हैं चंद्रदेव, और सातवां घर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर हुआ ये। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बृहस्पति देव बैठे हैं, तो यह चंद्र और बृहस्पति की प्रतियुति हुई। तो यह प्रतियुति कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये कुछ बेसिक्स है, इन बेसिक्स को अगर आपने समझ लिया, यह आपको क्लियर हो गई, तो और यह ऐसा का ऐसा चार्ट आपने अपने रजिस्टर में बना लिया, मेंशन कर ली ये सारी चीजें, और आप कोई कुंडली लेकर अपने सामने बैठ गए, तो आप हर पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे किसी कुंडली से अच्छे ग्रहों को देखा जाता है, योग कारक ग्रहों को देखा जाता है, और उसकी जो दशा अंतरदशा चलती है तो हमें उसके सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं या नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आपको सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, उनमें परसेंटेज में कमी है, डिग्री वाइज उसमें बल नहीं है, तो उसको कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। या फिर नकारात्मक ग्रह हैं, डिग्री वाइज प्रबल हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपकी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, आपके काम को बनने नहीं दे रहे हैं, तो उनको शांत कैसे किया जाए, उनको कंट्रोल में कैसे लाया जाए जिससे वो आपको बुरे परिणाम ना दें, आपकी जिंदगी में तकलीफें ना लाएं, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, उसका भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। और अगर किसी के पास कुंडली है ही नहीं, कुंडली डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, तो उनकी कुंडली नहीं बन सकती है, तो मैं उनको भी सॉल्यूशन बता दूंगा कि जीवन में अगर यह कष्ट चल रहा है तो अगर यह उपाय आपने करा तो 101% आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी समझाने की कोशिश करिए। अगर आप ये वीडियो 5-10 बार देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आपने 1-2 बार देख लिया, ढंग से देख लिया, तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि आप ज्योतिष बन गए, ये फुल गारंटी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, फिर मैं आपको से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, वास्तव में पसंद आ रही है दिल से, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका किया गया लाइक इस वीडियो को स्प्लिट करेगा, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो ज्ञान है, देखिए मेरे जो गुरुदेव हैं जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अभी 3-4 महीने ही पहले ही वो गुजर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं चाहता हूं कि उनका ज्ञान जो मैंने प्राप्त करा है ना, और जो ये नॉलेज लिए, वो नॉलेज मैं दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहता हूं। और कम से कम ये जो भारतीय ज्योतिष है, जो इतनी पावरफुल है, जो 5000 साल पहले ही ऋषि मुनियों द्वारा क्रिएट कर दी गई, बना दी गई, विज्ञान आज आया है, आज हम समझने लगे हैं, यह विज्ञान पहले ही बन चुका है और ये असर करता है। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप कुंडली उठाइए, इसके अकॉर्डिंग एक बार देखिए,
कौन सी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा चल रही थी, महादशा चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग एक बार देखिए कैसा टाइम पीरियड निकला आपका, कि योग कारक ग्रह थे तो अच्छा निकला नहीं निकला, और योग कारक नहीं थे तो बुरा निकला नहीं निकला। वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये कुंडली काम करती है। आप प्रैक्टिकली जिसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लागू करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तो 100% गारंटेड यह फॉर्मूला उस पर लागू हुआ है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। शेयर कीजिए, आपके पास ग्रुप होगा व्हाट्सअप का, आपके पास व्हाट्सअप में 1000 2000 500 लोग होंगे, वहाँ शेयर कीजिए। साथ साथ में व्हाट्सअप पे भी ग्रुप होते हैं छोटे मोटे, उन लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाइए। और अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, उससे ये नॉलेज पहुँचेगी और उनकी तकलीफें कम होगी, तो आपको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। क्योंकि आप अपने तक इस ज्ञान को सीमित रखेंगे। देखिए, मैं चाहता तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित रख सकता था, लेकिन नहीं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मेरी भी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। और साथ साथ में अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर देते हैं, तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी यूट्यूब पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और आप वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि कुछ लॉजिक जरूर है बात के अंदर। क्योंकि बिना लॉजिक के, बिना कोई साइंटिफिक प्रूफ के, बिना कॉन्फिडेंस के मैं कोई वीडियो क्रिएट करता ही नहीं हूं, बनाता ही नहीं हूं।